जिसमें उसने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये दहेज में मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे, मार पिटाई किया करते थे, प्रताड़ना देते थे मुझे, और साथ ही साथ मेरे ससुर ने और मेरे नंदोई ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा बलात्कार तक किया। और एक चीज और जो कि सबसे बड़ी थी इस एफआईआर में, वो ये थी कि ये सारी घटना होने के 2 साल के बाद जाकर पत्नी ने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। बाकी अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दहेज कानून खत्म करो। अब अदालत में नहीं चलेगा दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा। अब आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवा के आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ऐसा ही एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा तो दर्ज करवा देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो उस केस में काफी सारी ऐसी गलतियां भी कर देती है जिन गलतियों की वजह से जो पति होता है वो मुकदमा जीत जाता है और पत्नी झूठी साबित होती है। तो दोस्तों, आज का ये जो जजमेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इस केस में कुछ ऐसी ही गलतियां हुई थी और अगर आप भी इन गलतियों को अपनी एफआईआर में पकड़ लेते हो तो उन्हीं गलतियों को पॉइंट बनाकर आप हाई कोर्ट से अपना दहेज का केस क्वैश करवा सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, शादी के कुछ समय के बाद पत्नी पति से अलग हो गई। पति और पत्नी को अलग रहते रहते करीब 2 साल हो चुके थे और 2 साल के बाद जाकर पत्नी ने पति और पति के परिवार वाले के ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमें उसने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये दहेज में मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे, मार पिटाई किया करते थे, प्रताड़ना देते थे मुझे, और साथ ही साथ मेरे ससुर ने और मेरे नंदोई ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा बलात्कार तक किया। बलात्कार तक का इल्जाम इस झूठे मुकदमे में पत्नी ने पति के पिता और पति की बहन के पति यानी कि अपने नंदोई के ऊपर लगा दिया था। दोस्तों, निचली अदालत से पति मुकदमा जीत गया, जिसके बाद पत्नी मुकदमे की अपील लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई कि भाई निचली अदालत ने जो ये फैसला दिया है ये फैसला बिल्कुल गलत दिया है। वहीं पर पति के वकील की तरफ से हाई कोर्ट में ये दलील रखी गई कि जज साहब, एक बात बिल्कुल सीधी सीधी सी है, इस महिला ने जो इल्जाम अपने पति के ऊपर लगाए हैं उनमें से किसी भी इल्जाम का सही से डेट, टाइम, प्लेस मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ एक इल्जाम लगा के छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है दोस्तों, अगर आपकी एफआईआर में भी जो घटना आपकी पत्नी ने लिखवाई है उसकी डेट और टाइम ठीक से मेंशन नहीं है तो वो इल्जाम सही नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट जो पति के वकील ने इस केस में रखा कि जज साहब, इसके साथ जब बलात्कार हो रहा था तब ये अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहती है
कि ये चीखी चिल्लाई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो और वो चीखी चिल्लाई भी ना हो। अगला पॉइंट जो लड़के के वकील ने इसमें रखा वो ये था कि जब इसके साथ ये सब चीजें होती थी तब एक बार भी इसके माता पिता वहां पर नहीं आए, इसके पास बुलाने पर भी नहीं आए। ऐसा भी कैसे हो सकता है कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है उसके ससुराल में तो उसके माता पिता उसके पास वहां पर उसकी मदद के लिए ना जाए। एक पॉइंट इस एफआईआर में और था कि वाइफ ने कोई मेडिकल भी नहीं करवाया था। उसके अलावा एक कमजोर कड़ी और थी इस एफआईआर में कि वाइफ के जो माता पिता गवाह बने थे वो सिर्फ वाइफ की बताई गई स्टोरी के आधार पर बने थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में वाइफ के माँ बाप ने भी ये बात क्लियर बोली थी कि हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, जो हमारी बेटी ने हमें बताया है वो ही हम बयान दे रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरे गवाहों की, तो जो दूसरे गवाह थे, आसपास के जो दूसरे लोग होते हैं, चाचा ताऊ पड़ोसी वगैरह, पत्नी की तरफ से दूसरे बाहर के जितने भी गवाह थे वो सारे के सारे मुकर गए, किसी ने गवाही दी ही नहीं। और एक चीज और जो कि सबसे बड़ी थी इस एफआईआर में वो ये थी कि ये सारी घटना होने के 2 साल के बाद जाकर पत्नी ने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। तो ये पॉइंट भी बनता था कि 2 साल से ये क्या कर रही थी, इतना कुछ इसके साथ हो गया तब इसने जाकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, इतने लंबे समय के बाद ही जाकर क्यों एफआईआर दर्ज करवाई। हाई कोर्ट ने ये सब चीजें देखकर साफ साफ कहा कि भाई ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और ये झूठा मुकदमा नहीं चलेगा। निचली अदालत ने जो इस मुकदमे को खत्म किया है पति के पक्ष में फैसला सुनाकर, ये बिल्कुल सही फैसला दिया है निचली अदालत ने। और यही कहकर हाई कोर्ट ने भी इस मुकदमे को पूरी तरह से क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसी तरह की कमजोरियां आपके ऊपर दर्ज हुई एफआईआर में भी है तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप भी अपना दहेज का मुकदमा क्वैश करवा सकते हो। बाकी अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दहेज कानून खत्म करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।